हाँ जी, दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए हमारे पर्यावरण अध्ययन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। और जो भी साथी जिस वीडियो को बीच में से देखते हैं, तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि इनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, तो आप पहले वीडियो से इसको ज़रूर देखें। आपके परीक्षा के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों की कटाई, वायु प्रदूषण। तो जो चिपको आंदोलन है, वह वनों की कटाई के लिए शुरू किया गया था, ठीक है? अब चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है पेड़ों को काटा जा रहा था, तो जो लोग हैं वो इसको बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे और चिपकने की वजह से क्या है कि इसका जो नाम पड़ा वो चिपको आंदोलन पड़ा, ठीक है? और इस चिपको आंदोलन में मुख्य भूमिका जो निभाई थी, वो गौरा देवी उत्तराखंड की जो हैं, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई इसमें और बाकी के और भी लोग हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये चिपको आंदोलन में मुख्य रोल में रहे थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौरा देवी किस आंदोलन से संबंधित रही हैं? तो आपको बता देंगे तुरंत कि चिपको आंदोलन पूछ लिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये तीनों लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा था, ठीक है? तो याद रखें चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की कटाई से। देखिए इस तरीके से ये आप इसमें देख पा रहे होंगे तो चिपको आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो जो साथी शुरू से सीरीज को देख रहे हैं, तो वो तो इसको तुरंत बता पा रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 6वीं या 7वीं बार रिपीट हो रहा है और इस क्वेश्चन को अलग-अलग तरीके से पूछा जाता है। तो इससे पहले का जो वीडियो है शायद 1-2 वीडियो पहले का, उसमें पूछा था कि जो हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन-सी पाई जाती है, ठीक है? अब पूछ रहा है कि हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन-सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो हमारा जो एटमॉस्फियर है, हमारा जो वायुमंडल है, इसमें अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है, वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 78% के एप्रॉक्स। ऑक्सीजन पाई जाती है 21% के एप्रॉक्स और आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड बाकी की अदर गैसेस भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है? तो मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जा रही है, वह नाइट्रोजन है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आती है, ठीक है? चलिए अगला है, बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? एफएफआई, एफएफएमआई, एफआई और एफएमआई यानी कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा बाढ़ का बहाव हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इसको मापने के लिए कोई एक विधि है और इसको जो मापते हैं इसकी परिवर्तनशीलता को, तो उस विधि का नाम बताइए। तो इस विधि का नाम है एफएफएमआई। याद रखिए क्या नाम है? एफएफएमआई, फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स, ठीक है? फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स का उपयोग बाढ़ की परिवर्तनशीलता को मापने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, विशेष रूप से फ्लैश फ्लड के लिए। ठीक है, तो याद रखिए आप इसको, एफएफएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। देखिए ये बाद में जो इसका पूरा का पूरा डिस्क्राइब करता हूं मैं क्वेश्चन को, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन है उससे संबंधित कौन-कौन से फैक्ट हमारी परीक्षा के लिए और बन सकते हैं और उसकी डिटेल क्या रहेगी, तो इससे आपके लिए अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं, ठीक है? आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिया करो इनके लिए। अगला है, फीडबैक डिवाइस के रूप में किसका उपयोग करके कच्छ शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं? अनुकरण तकनीक, टी समूह तकनीक, माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमत निर्देशन। तो फीडबैक डिवाइस के रूप में माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करके कच्छ शिक्षण कौशल विकसित
किए जाते हैं। तो आपने माइक्रो टीचिंग की होगी और माइक्रो टीचिंग लगभग आपने जिन भी साथियों ने डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो वहाँ पर जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर माइक्रो टीचिंग बताई जाती है। आप वहाँ पर अपने साथियों को पढ़ाते हैं और जो भी कमियाँ होती हैं, उनमें तुरंत आपको क्या है फीडबैक दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद फिर आप क्लास के लिए जो लेसन प्लान बनते हैं, वो आप पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है? अगला है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन-सा गैस रिसाव जिम्मेदार है? देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को, तो इसमें कौन-सी गैस का रिसाव हुआ था? नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस और क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर गैस रिसी थी एमआईसी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है? और यहाँ पर यूनियन कार्बाइड की ये कीटनाशक संयंत्र बनते थे यहाँ पर, ठीक है? और इसमें ये जो गैस है ये बहुत फैल गई थी और कई लोग मतलब इसमें क्या है मारे गए थे। एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में इसको जाना जाता है। अगला है चीन में कौन-सी नदी अक्सर बाढ़ लाती है और विशेष रूप से विनाशकारी बाढ़ 1993 की महान बाढ़ थी। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में ऐसी एक नदी है जो कि बहुत विनाशकारी बाढ़ लाती है और इससे क्या है वहाँ पर बहुत सारा नुकसान भी होता है। लुकाओ, सुले, डांग, हुआंगहो। तो हुआंगहो जो नदी है, जिसे पीली नदी के नाम से भी हम जानते हैं, ये चीन की एक मतलब एक तरीके से कहें तो चीन की शोक नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्वॉरो ऑफ चाइना। ये बहुत जब आती है तो इसमें विशाल बाढ़ लेकर ये अपने साथ आती है। तो याद रखिए हुआंगो नदी जिसे पीली नदी के नाम से भी जानते हैं और इसे स्वॉरो ऑफ चाइना यानी कि चीन का शोक भी कहते हैं। अगला है वनों में फूलों की प्रजाति क्या कहलाती है? ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और फर्न। तो जो वनों में फूल वाले जो पेड़ होते हैं उन्हें जो कहते हैं हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म याद रखें। रतौंधी की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? रतौंधी रोग जो होता है आयोडीन की कमी से, विटामिन सी की कमी से, लोहा की कमी से और विटामिन ए की कमी से। तो रतौंधी रोग जो होता है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिए। आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ ज़रूर। 5 से 7 साल के बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1000 कैलोरी, 800 कैलोरी, 1800 कैलोरी और 1400 कैलोरी। तो 5 से 7 साल के बच्चे को प्रतिदिन 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है? और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा क्या है कि एकदम शांत रहता है, मतलब ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसके लिए जो कैलोरीज़ होती हैं, वो कम कंज़म्पशन करता है, मतलब कम चाहिए होती हैं। और जो बच्चा फुर्ती वाला रहता है, मतलब ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, इधर-उधर भाग-दौड़ करता है, उसको कैलोरीज़ की जो नीड होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है? अगला है निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प टंका की संरचनाओं को सही ढंग से परिभाषित करता है? पीने के उद्देश्य के लिए छतों से एकत्रित वर्षा जल के भंडारण के लिए भूमिगत टैंक, सिंचाई के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में निर्मित और बांधों का निर्माण और रूफटॉप टैंकों का निर्माण। तो आपको कुछ याद आ रहा हो यहाँ पर पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये टंका क्या है, फिर बात करते हैं। टंका जो है वो मतलब भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं जो मतलब छतों से जो पानी आता है, ठीक है? छतों से पानी आता है उसको क्या है कि इस तरीके से पाइप के माध्यम से नीचे के लिए ले जाया जाता है और फिर क्या है भूमिगत टैंक बना दिए जाते हैं और इसे जो नाम दिया जाता है वो टंका नाम दिया जाता है, ठीक है? तो याद रखें ये आपका इसका आंसर हो जाएगा और ये जो है वाटर स्टोरेज वाली ये बहुत पूछी जा रही है, ठीक है? एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत पूछे गए हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें गुल और कुल की भी बात हुई थी, जो वेस्टर्न हिमालय, पश्चिमी हिमालय में स्पेशली हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में ये बनाए जाते हैं, ठीक है? और जो हमने डिस्कस की है आपसे एमपी बोर्ड की जो हमारी बुक है, इसकी एक सीरीज़ मैंने आपके लिए लाया था जिसमें मैंने आपके कक्षा 3, 4 और 5 के ईवीएस को डिस्कस किया था। तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन है
और ये राजस्थान के एरिया के लिए था, ठीक है? तो उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। देखिए जितनी मेहनत आप अभी कर लेंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जब पेपर आ जाएगा आपका, फिर ज़्यादा चीज़ें आप नहीं कर पाएँगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो में उपग्रह परियोजना निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? अन्ना रानी, हेमा कोहली, इंदु सेठ, अनुराधा टीके। तो कौन है? अनुराध सॉरी, अनुराधा टीके। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ऑस्कर वन को सफलतापूर्वक किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? अगर ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, आपने देखा होगा फ़िल्मी दुनिया के क्षेत्र में बहुत बड़े अवार्ड के रूप में जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड को। लेकिन ये वो नहीं है, ये ऑस्कर वन है जो कि सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया गया, किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 1961, 1970, 1997 और 2003। तो इसको लॉन्च जो किया गया सक्सेसफुली, वो 1961 में किया गया, 1961 में। ऑस्कर फर्स्ट को कब सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? 1961 में, याद रखिए, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, भागीरथी और सतलज। तो टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में आपका और भागीरथी नदी पर क्या है ये बना हुआ है, ठीक है? और ये एक बहुउद्देशीय बांध है, इसे भारत का सबसे ऊंचा बांध भी माना जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन पूछता है और ईबीएस में जो है वो मिसेलेनियस को कवर किया है इसने, विविध, यानी कि कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, आपके करंट से भी क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है? और आपकी जो स्ट्रेटेजी की होती है वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से, ज्योग्राफी से, एग्रीकल्चर से, सभी चीजों को कवर कर लिया है ईबीएस के अंदर, ठीक है? तो अच्छे से ईबीएस की तैयारी करें आप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? कुमार संगकारा, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग। तो आपको पता है क्रिकेट का भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर, इनके बराबर अभी रन किसी ने नहीं बनाए हैं। अगला है, स्कूल ने पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण आयोजित किया। इससे बच्चे क्या चीजें जान पाएंगे? यानी कि बच्चों को क्या है कि पौधों के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गए। वहां पर बच्चों को ले गए तो बच्चे अब क्या-क्या चीजें जान पाएंगे? कुछ पौधों को उनके नाम से पहचान पाएंगे। पौधों के बाहरी लक्षणों को देखकर उनमें भेद कर पाएंगे। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना 2। तो स्वाभाविक है क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका सी हो जाएगा। कुछ पौधों को तो बच्चे बता पाएँगे कि ये नीम का पौधा है, ये आम का पौधा है, या जो भी जिन पौधों को वो जानते हैं, और पौधों के जो बाहरी लक्षण हैं, उनको भी देख पाएँगे और उनमें भेद कर पाएँगे। ठीक है? तो सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक की भूमिका के रूप में सत्य है? शिक्षक को विभिन्न छात्रों की योग्यताओं, विशिष्टताओं और विविधताओं की उपेक्षा करनी चाहिए। यानी कि ए टीचर शुड इग्नोर, इग्नोर तो करेंगे नहीं। शिक्षकों को केवल पाठ योजना पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों को वार्षिक योजना के साथ-साथ पाठ्य योजना पर भी ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों को छात्रों के प्रति एक सामान्यीकृत रूढ़िवादी दृष्टिकोण के साथ शिक्षण योजनाएं बनाते रहना चाहिए। तो जो सबसे सटीक आंसर है वो आपका सी है, सी आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को वार्षिक योजना के साथ-साथ पाठ्य योजना पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण ओजोन परत का ह्रास होता है? क्वेश्चन भैया बहुत बार रिपीट हो रहा है, अच्छे से देख लीजिए। अब तो रट गया होगा जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस वजह से ह्रास हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत में छेद हो रहा है। कोई ओजोन परत से क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से पूछे गए हैं। जब इन सीरीज को आप देखेंगे तो देख पाएंगे कभी कुछ पूछा गया, कभी कुछ, और अलग-अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए अगला है, ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभावों को मान्यता देते हुए किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? वियना संधि, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वर्साई की संधि। तो ओजोन परत से संबंधित कौन सी है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और 1987 में हुआ था ये, और जो कि मतलब इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, प्रभावी 1989 से हुआ था।
और स्पेशली इसमें सभी देशों ने जो ओज़ोन परत को लेकर मुद्दे थे, उनको इसमें उठाया था। ठीक है? चलिए अगला है झीलों, पहाड़ों आदि में उच्च अम्लता की अल्प अवधि को क्या कहा जाता है? एपिसोडिक अम्लीकरण, अत्यधिक अम्लीकरण, अम्लीय अवधि और अंतरिम अम्लीकरण। तो इसे कहते हैं हम एपिसोडिक अम्लीकरण। क्या कहते हैं? झीलों और पहाड़ों में उच्च अम्लता की अल्प अवधि को, जो कि अक्सर बर्फ पिघलने या भारी वर्षा के कारण होती है, इसे कहते हैं एपिसोडिक अम्लीकरण। निम्नलिखित में से किसे बायोमास उत्पादन की दर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, बायोगैस की मतलब रेट के रूप में जैसे जानते हैं, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, बायोमास, जैव योग्यता और जैव क्षमता। तो बायोमास उत्पादन की दर को जानते हैं प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता के रूप में। ठीक है, उत्पादकता से तात्पर्य एक विशिष्ट समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न बायोमास की मात्रा से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन-सी गैस दलदलों में पाई जाती है और ये जानवरों के पाचन तंत्र का उपोत्पाद भी है? यानी कि ऐसी गैस है जो कि जानवरों के पाचन तंत्र में भी पाई जाती है और दलदल वाले एरिया में पाई जाती है। मीथेन, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और हीलियम। तो उस गैस का नाम है मीथेन। कौन-सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस, और मीथेन को जो है मार्स गैस के रूप में भी हम जा जानते हैं। ठीक है? अगला है जब हम सोडा की बोतल खोलते हैं तो निम्न में से कौन-सी गैस निकलती है? आपने देखा होगा सोडा की बोतल को ओपन किया जाता है तो गैस निकलती है। कौन-सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो गैस निकलती है उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड सोडा में दबाव के कारण क्या हो जाती है? घुल जाती है, और जब बोतल खोली जाती है तो दबाव मुक्त हो जाता है जिससे गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। अगला है मंगल कक्षित्र मिशन अंतरिक्ष यान यानी कि एमओएम मार्स ऑर्बिटर मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2011, 2013, 2015 और 2017। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो आपका लॉन्च किया गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013, 5 नवंबर 2013। स्पेसिफिक डेट भी पूछे तो किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है? तो ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करिए। जो भी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।